डीसी एक ऐसा लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसके पास पोटेंशियल तो बहुत था लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट वाई? अब जब कह सकते हैं डीसीईयू एंड हो चुका है तो हम लोग फाइनली इसके फेलियर पे भी बात कर सकते हैं। वैसे तो कई रीजंस हैं डीसी के फेलियर के, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो है डीसी के एक्टर्स और उसके यूनिवर्स के साथ। जहां नो डाउट मार्वल की मूवीज़ बन भी नहीं रही थी तब से डीसी की मूवीज़ आ रही है, तो डीसी ऑलरेडी कोई कम पॉपुलर नहीं है। डीसी के पास कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। सुपरमैन, बैटमैन, क्या ये नाम काफ़ी नहीं है? तो चलो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं डीसी के एक्टर्स को लेकर। वेल, डीसी अपनी कैरेक्टर्स की कास्टिंग में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। लाइक सीरियसली डैम, डीसी की कास्टिंग हमेशा से टॉप नॉच रही है। चाहे बात कर लो हेनरी कैविल एज सुपरमैन, बेन एफ्लेक एज बैटमैन, गैल गैडोट एज वंडर वुमन, एज़रा मिलर एज फ्लैश। ओह ओके, किस्मत ही खराब है। बट भले ही कास्टिंग कितनी भी अच्छी हो, इनका कुछ कंफर्म नहीं होता कब कौन सा एक्टर चला जाता है, कब कौन सा वापस आ जाता है और कब वापस चला जाता है। मार्वल की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि मार्वल के मेन एक्टर्स को डीसी की तरह हल्के में नहीं लिया जाता। वो काफ़ी सीरियस होते हैं विद देयर स्ट्रिक्ट डाइट, देयर शेड्यूल्स, रीशूट्स के लिए हमेशा रेडी रहना। मूवीज़ में कैमियो तो रोज़ की बात है, बट डीसी इनके एक्टर्स को ही नहीं पता होता कि ये अगली मूवी में होने भी वाले हैं या नहीं। तो अब आ जाते हैं इसके यूनिवर्स पे। अभी तक 16 मूवीज़ आने के बाद भी ये यूनिवर्स स्टैब्लिश नहीं हो पाया और एक बार फिर रिबूट होने को तैयार है। बेसिकली यहाँ पे एक ही सुपर हीरो की एक ही स्टूडियो में इतनी बार रिकास्टिंग हो रही थी कि ऑडियंस कंफ्यूज सी हो गई। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एक अलग एल्सवर्ल्ड में है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, कौन सी मूवी किस यूनिवर्स में है और कहाँ से कनेक्टेड है और कहाँ से नहीं है। जनरल ऑडियंस इतना दिमाग नहीं लगाना चाहती, जिस वजह से एक डिसकनेक्शन तो फील होता ही है। एक बार खुद ही इमेजिन करके देखो कि अभी के टाइम में मेजॉरिटी ऑडियंस ये सोच रही है कि वॉकिन फेनिक्स डीसी के यूनिवर्स का जोकर है एंड आगे जाकर कोई नया एक्टर जोकर को प्ले करेगा तो डाउट और कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होगा ही। तो हाँ, अब फेलियर तो हो गया, बट इन फ्यूचर इसे क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, अगर तुम डीसी को ऊपर से देखोगे तो ये बात तो क्लियर है कि ये लोग जो स्टैंड अलोन मूवीज़ बनाते हैं, फ्रेंचाइजी बनाते हैं, इसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। 90s की सुपरमैन या बैटमैन मूवी ले लो, या नई जनरेशन की डार्क नाइट ट्रियोलॉजी, रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन, या फिर जोकर की मूवी ले लो। अब जब इनिशियली इन्होंने ये सिनेमैटिक यूनिवर्स 2013 में स्टार्ट किया था मैन ऑफ स्टील के साथ, तो इन्हें बॉक्स ऑफिस सक्सेस तो मिला, स्पेशली जैक स्नाइडर के विजन एंड डायरेक्शन के चलते। आई गेस वार्नर ब्रोस यहाँ दोनों चीज़ों की लालच में था। उन्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी चाहिए था, क्रिटिक्स की वाहवाही भी, और इशू यहीं से स्टार्ट होता है। ये तो क्लियर हो गया था कि स्टूडियो डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर कर रहा है, जिसके चलते मूवी की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसका सबसे पहला और बड़ा एग्जाम्पल था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का थिएटर रिलीज जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, वहीं जब इसका डायरेक्टर्स कट या अल्टीमेट कट आया तो सब ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और इस सब ने इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस था जस्टिस लीग के साथ। बेसिकली एक सीरियस टोन वाली मूवी को उन्होंने लाइट हार्टेड कॉमेडी में बदलने का ट्राई किया, जिससे सारे पंगे हुए। जस्टिस लीग के टाइम पे जैक स्नाइडर की बेटी की डेथ के कारण उन्हें एक साल के लिए वो मूवी छोड़नी पड़ी, बट वार्नर ब्रोस को ये कहाँ मंजूर था और उन्होंने एक नया डायरेक्टर हायर किया और एक कल्ट क्लासिक मास्टरपीस बना दी, इफ यू नो। एंड जिस तरह के चेंजेस इन्होंने जस्टिस लीग के साथ कराए थे, उससे ये तो क्लियर हो गया था कि ये लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कंपटीशन करना कोई गलत बात तो नहीं होती, बट आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि उस कंपटीशन के चलते इन्होंने रश करना स्टार्ट कर दिया। एक्वामैन का पूरा टोन चेंज करके उसे एक जोक बना दिया गया, एंड ऐसे ही कई सारी चीज़ों में इन्होंने रश किया। वैसे चेंज के बाद इन्हें सक्सेस तो मिला शज़ाम एंड एक्वामैन से, बट नॉट फॉर लॉन्ग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ा रीजन था डीसी के फेलियर का, वो था फैंस को नाराज करना। अब याद करो, मैन ऑफ स्टील, डॉन ऑफ जस्टिस, जस्टिस लीग, ये सारी मूवीज आ रही थी उस टाइम पे। भले ही कुछ क्रिटिक्स
या ऑडियंस खुश ना हो, लेकिन जैक स्नाइडर के विजन पे सबको भरोसा था। डब्ल्यूबी ऑन डीसी का हाल सोनी की तरह हो चुका है, जहां दोनों के पास वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, फिर भी वो उन्हें वैसे नहीं यूज कर पा रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। तो क्या सही में डीसी इतना बेकार है? तो हाँ, आंसर है नहीं। बेसिकली डीसी पूरा बेकार नहीं है। आई थिंक डीसी का जो लाइव एक्शन यूनिवर्स है वो कुछ तो लैक कर रहा है, जिसे ये फुलफिल करने के लिए वार्नर ब्रोस को अपने डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स से कुछ सीख लेनी चाहिए। और अगर आपने एनिमेटेड मूवीज देखी होगी लाइक जस्टिस लीग, डार्क एपोकलिप्स और फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, तो लगता होगा कि ऐसा लाइव एक्शन में हो जाए तो डीसी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स कई मायनों में डीसी के लाइव एक्शन यूनिवर्स से बेटर है। सबसे पहले तो डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में कई सारे कैरेक्टर्स हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी डीसीयू से बहुत ज़्यादा किया गया है, और कई सारी स्टोरी लाइन्स हमें एनिमेटेड यूनिवर्स में देखने को मिल चुकी है। और यहाँ हम पूरा ब्लेम लाइव एक्शन पे नहीं डाल सकते, क्योंकि खुद सोच कर देखो, जितने कैरेक्टर्स एनिमेटेड यूनिवर्स में हमें दिखाए गए हैं, क्या उतने कैरेक्टर्स लाइव एक्शन में दिखाना पॉसिबल भी है? और एनिमेटेड मूवीज़ चीपर भी होती है और प्रोडक्शन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ लाइव एक्शन या एनिमेटेड की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि इसका कंट्रोल किसके पास है। और डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया गया है। खैर, अब जेम्स गन के पास काफ़ी बड़े प्लान्स हैं डीसीयू को लेकर, अब तो बस होप से रख सकते हैं। खैर, फिर से डीसीयू स्टार्ट होने ही वाला है, तो अगर पास्ट पे ही रोते रहोगे तो फ्यूचर का मज़ा नहीं उठा पाओगे। तो हाँ, जैसे ही न्यू डीसीयू स्टार्ट होगा, मैं उस पूरे यूनिवर्स को अच्छे से कवर करूँगा। अरे भाई, तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि डीसी के एक्टर्स बेटर हैं? आयरन मैन बैटमैन से ज़्यादा अमीर है। यूट्यूब पे देखा था मैंने।